नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों शुरू करते हैं कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी माने बहुत पक्की, मित्रता माने दोस्ती। यानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों ही बहुत पक्के दोस्त थे। सांझे में खेती होती थी। मिलजुल कर दोनों जो थे वो खेती किया करते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। अटल विश्वास था यानी बहुत पक्का विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनके विचार आपस में बहुत मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही था। यानी बच्चों दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी, बहुत पक्का विश्वास था, जो ही मित्रता का मूल मंत्र होता है। मित्रता का मूल मंत्र क्या होता है? एक दूसरे पर पक्का विश्वास करना। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे। जब दोनों छोटे थे तभी दोनों में दोस्ती हो गई थी और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला का मतलब क्या होता है? मौसी होता है। उनकी एक खाला थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत माने जायदाद, संपत्ति उनके पास थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर कर वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन सब खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन शेख की खाला के पास जो जायदाद थी, जब वो जायदाद जुम्मन शेख के नाम हो गई तो उन्होंने अपनी मौसी की बेकदरी करना शुरू कर दी थी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें करने लगी। जुम्मन शेख भी बदल गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। यानी घर में उनकी पत्नी खाला जान का बहुत अपमान करती थी। कुछ दिन खाला जान ने कड़वी बातें सुनी और सही, पर जब सहा ना गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। कुछ दिन तक और यूं रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जब खाला जान कड़वी बातें सुनते सुनते थक गई तो उन्होंने उसकी पत्नी की शिकायत जुम्मन से की। जुम्मन ने अपनी पत्नी से उसके प्रबंध में कोई भी बात नहीं कही। वो जैसा कर रही थी वैसा ही करने दिया। कुछ दिन तक रोध होकर खाला ने काम चलाया। अंत में खाला ने जुम्मन से कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने कठोरता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे थोड़ा ही चाहिए, ज्यादा नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पंचायत के पास जाने की धमकी दी। जुम्मन हंसने लगा। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये दिन रात की खटपट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कोई भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रह माने कृपा का ऋणी ना होगा। सब पर उसकी कृपा थी। जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके, किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर हो रहा था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। शायद ही कोई भला आदमी बचा होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। चारों ओर से घूम घूम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। बच्चों तुम्हें मालूम है ना अलगू चौधरी कौन था? अलगू चौधरी जुम्मन शेख का बहुत पक्का दोस्त था। उसके बाद लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी क्षण भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई हूँ, अब आने न आने का अख्तियार उनको ही है। अख्तियार माने हक। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू,
अब इसका क्या जवाब? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? खाला ने अलगू को समझाया, क्या बिगाड़ हो जाएगा इस डर से तुम सच्ची बात नहीं कह पाओगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कह सकोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही से ही फर्श बिछा रखा था। वे स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूरी पर बैठे थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उनका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हो गई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में कम ही लोग पधारे थे, जिनको बुलाया गया था उसमें से बहुत कम ही लोग वहां पर आए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा। अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट भर खाने को रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकालोगे उसी राह पर चलूंगी। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, जुम्मन में कोई बुराई देखो तो उसको समझाओ। क्यों एक बेबस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर रखूंगी। जो उनकी खाला थी, उन्होंने अपने दिल की बात पंचों के समक्ष रख दी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस बात पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला जान ने कहा, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन। मैं तुम्हारे मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे मानो, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे आप लोग हैं वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो निकलता है वो खुदा की तरफ से निकलता है, बात जो निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। इसलिए मैं तुमको ही अपना पंच नियुक्त करती हूँ, बनाती हूँ। अलगू चौधरी सरपंच हुए। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ कहना है कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, क्योंकि अलगू मेरा बहुत खास मित्र है। अलगू ये सब दिखावे के लिए बातें कर रहा है। अतः शांत चित्त होकर बोले, पंचो 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं इन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। इनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। खिदमत माने सेवा, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता, मुनाफा माने फ़ायदा, कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा रजिस्ट्री में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आप पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, इसलिए वह पूरे कानूनी आदमी थे। उन्होंने जुम्मन से बात शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय में हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम ये कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी? जुम्मन शेख तो इसी सोच विचार में पड़े थे। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें ये सही मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद में इतना मुनाफा अवश्य होता होगा, इतना फायदा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अरे, ये उनके दोस्त ने कैसा फैसला सुना दिया। अपना मित्र ही है, वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे। इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें।
जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। गांव के लोग अलगू चौधरी के इस फैसले की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वो कहते थे इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल को चली जाती। सभी लोगों ने अलगू चौधरी के इस फैसले की प्रशंसा करी। इस फैसले से अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। दोनों में मतलब मनमुटाव आ गया। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल माने खरीद कर लाए थे, जिनमें से एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का था? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। फिर एक सलाह हुई, इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। मंडी में तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। एक इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो एक खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैलगाड़ी में दौड़ाया, मोल तौल किया और उसे लादकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। अलगू चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह नहीं की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो वह एक दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा सूखा सामने डाल दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की वंशी बस्ती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी कभी गाड़ी में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते थे और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल, भूसे के साथ खली और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। वहाँ का सुख चैन अब यहाँ कहाँ। 8 पहर खपत, महीने भर में ही वह थक सा गया। इक्के को देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था। कहने का तात्पर्य क्या है? समझू साहू ने उन बैलों का बहुत दुरुपयोग किया। ना तो उनको भरपेट भोजन दिया और ना ही उनको ढंग से रखा, ना उनको आराम दिया। तो वो जो थे बहुत थक गए थे। जैसे ही वो इक्के को देखते थे उनका खून सूख जाता था। उनका एक एक कदम चलना जो था वो दूभर हो गया था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर थका जानवर पैर उठते ना थे, पर साहू जी कोड़े पर फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया। अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा। बैल बहुत थक गए थे और चौधरी साहब ने उनको बहुत ज़्यादा जो था निर्दयता के साथ उनका व्यवहार किया था उनके साथ में, और उनको मारा था। तो वो वहीं पर गिर गए और ऐसा गिरा फिर ना उठा, अर्थात उन बैलों की मृत्यु हो गई। साहू जी ने बहुत टांग पकड़कर खींचा, पर मरा हुआ भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोल कर अलग किया और सोचने लगे गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, कोई नजर न आया। मारे क्रोध के मरे बैल को कोसने लगे। तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने, कई बोरे गुड़, कई पीपे घी के बेचे थे। काफ़ी रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगह करने की ठानी। उन्होंने सोचा मैं रात भर यहीं बैठकर जागूंगा और अपने सामान की देखभाल करूंगा। साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वे जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जब नींद खुली और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारत था। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातःकाल रोते बिलखते हुए वे अपने घर पहुंचे। खबर सुनकर सहुआइन पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को कोसने लगी। निगोड़े ने ऐसे बैल दिए कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन लड़ने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। बीमार बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं, शायद ही हमारा बैल ज़्यादा हो तो हमारा बैल ले लो। अंत में अलगू ने पंचायत करने का फैसला किया। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत लगी। कहाँ पंचायत लगी? उस वृक्ष के नीचे जहाँ जुम्मन और उनकी खाला की पंचायत लगी थी।
पंचायत बैठ गई। गांव के रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, सरपंच का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसे सरपंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू खड़े हुए कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, जैसे किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। उन्होंने चुपचाप जुम्मन शेख को सरपंच स्वीकार कर लिया। जुम्मन शेख जब सरपंच के आसन पर बैठे तो उनके मन में भी अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ, मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं है। जो सही होगा मैं उसका ही निर्णय करूंगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब शुरू करने किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया। समझू को उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसे दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य ये है, उसने कहा यहाँ पर कि अलगू चौधरी जो है उसका बैल बिल्कुल सही था जब बेचा गया, और इन्होंने जो है वो उस समझू साहू ने उसका ठीक से इलाज नहीं किया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैलों को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड मिलना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल, हमें इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, रियायत करे तो उनकी शराफत। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीतियों को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। ये मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते, ईश्वर रहते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ, ये पता चला कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जबान में खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।